मित्रों, जैसा कि हम सबों को मालूम है, हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण को 1990 के दशक में अपनाया गया। उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। हालांकि कई सारे देशों ने, जिनमें एक हमारा पड़ोसी भी है चाइना, उसने ग्लोबलाइजेशन को 1978 में अपनाया। वस्तुतः ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 18वीं और 19वीं सदी में हो गई थी, जब विश्व में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति के उपरांत उत्पादन होने लगे, उनकी मात्रा बहुत अधिक हो गई। विश्व के देशों के बीच कई प्रकार के आदान प्रदान होने लगे। लेकिन 1990 के दशक में जो भूमंडलीकरण अपनाया गया, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में शुरू हुए शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत अपनाया गया। और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दशकों से चली आ रही शत्रुता या स्पर्धा समाप्त हो गई थी और विश्व के अधिकांश देशों में ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण की लहर चली, जिसमें हमारा भारत भी प्रमुख रूप से सहभागी बना। इसके अंतर्गत, जैसा कि हम जानते हैं, मुख्यतः आर्थिक संबंधों पर अधिक जोर दिया जाता है। लेकिन आर्थिक संबंधों के अतिरिक्त वैचारिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, बड़ी बड़ी कंपनियों के आदान प्रदान से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और शुरू के वर्षों में भारत में भी इस बात को बड़े उत्साह से लिया गया। लेकिन एक दो दशक बीतते बीतते हमने यह महसूस किया कि यह ग्लोबलाइजेशन हमारे भारत जैसे देशों के लिए, एक समूह के लिए उतना लाभदायक नहीं है जितना मान कर इसे लागू किया गया था। इसका पहला शिकार हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जिनकी आमदनी सीमित होती है। और भूमंडलीकरण से जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वे लाखों करोड़ों का मुनाफा तो कमा लेते हैं, लेकिन भूमंडलीकरण का कोई लाभ उन गरीबों या मध्यम तबके के लोगों तक नहीं पहुंचता। इसका परिणाम यह होता है कि गरीबों और अमीरों के बीच खाई जो पहले से चली आ रही थी, वह और चौड़ी हो गई। गरीब और अधिक गरीब होते चले गए और अमीर और अधिक अमीर होते चले गए, और इसने इस तरह से आर्थिक विषमता को जन्म दिया, जो और समय बीतने के साथ और भी चौड़ा होते गया या इसकी खाई बढ़ती चली गई। इसका दूसरा दुष्परिणाम हमें कल्चर के प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि कल्चरल इंटरेक्शन भी बहुत हुए, इसलिए पश्चिम का प्रभाव हमारे देश में पहले से तो था ही, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप
बड़े पैमाने पर रीति रिवाजों का, परंपराओं का, खान पान का, रहन सहन का, आचार विचार का आदान प्रदान हुआ और इससे ऐसा लगा कि हमारे देश की जो परंपरागत संस्कृति है उस पर कहीं न कहीं पश्चिमी संस्कृति हावी हो रही है, उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे देश में परंपरागत और आधुनिक जो विचारधाराएं हैं उनके बीच भी खाई चौड़ी हुई है और दोनों के बीच एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है और दोनों को ऐसा लगता है, खासकर परंपरागत या जो सनातनी संस्कृति है हमारी, उससे ऐसा लगता है कि आधुनिक विचार और खासकर पश्चिमी विचार उसे समाप्त करना चाहते हैं। यह भय का वातावरण पहले नहीं था, लेकिन भूमंडलीकरण के आने से यह वातावरण हो गया है। इसमें तीसरा जो नुकसानदेह तत्व है वह है बेरोजगारी का, क्योंकि भूमंडलीकरण के कारण ढेर सारे ऐसे परंपरागत रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं और उनकी जगह जो नए रोजगार के अवसर हमें मिले हैं उनमें स्किल और एजुकेशन या क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारा वेतन नहीं मिलता, हमारे वेतन कम होते हैं, जबकि उनकी तुलना में उनके एवज में हमसे काम अधिक लिया जाता है और हमें जो वेतन के रूप में दिया जाता है वह हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए काफ़ी नहीं है। हमारा निर्वाह तो किसी तरह हो जाता है, लेकिन बच्चों की शिक्षा का जो सवाल है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, उनके लिए हम फिर भी मुहताज रहते हैं, दूसरों के भरोसे रहते हैं। इसलिए हम किसी तरह अपना जीवन यापन इस भूमंडलीकरण के युग में करने को बाध्य हैं। इसका चौथा असर पर्यावरण पर होता है, क्योंकि फ्री स्टाइल में बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है, उनकी वैरायटी बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन वहीं हमने पर्यावरण संबंधी मामलों, पोल्यूशन के मामलों को या वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में हमने उतना काम नहीं किया है। इसलिए भूमंडलीकरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पर्यावरण संबंधी खतरे भी हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़े हो गए हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है यह और अधिक हो रहा है। इसके अलावे जो हमारे सोशल माइग्रेशन की समस्या है या सामाजिक असमानता की जो समस्या है वह भी भूमंडलीकरण की ही देन है, जिसके अंतर्गत देहाती क्षेत्रों से बहुत सारे लोग शहर की ओर भागते हैं और शहर में उतनी क्षमता नहीं होती है, उतनी सुविधा नहीं होती है, आवास की सुविधा, शुद्ध पेयजल की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, और नतीजा यह होता है कि अमीर लोग तो अपना सब कुछ शहरों में भी उपलब्ध करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, श्रम में रहते हैं, वे लाचारी में शहर में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें शहर का कोई लाभ नहीं मिलता। वे उस स्थिति में नहीं होते कि वे भौतिक सुविधाओं का लाभ ले सकें, इसलिए उनके सामने यह चुनौती है और शहरों में जो लोग रह रहे हैं खासकर उनके बीच भी अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली जा रही है। इस संबंध में जो अंतिम क्षेत्र है वह है हमारी कृषि का। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूमंडलीकरण के आने से हमारे कृषि के उत्पादनों को बाज़ार मिला है, उन्हें बेचने में सहूलियत होती है, लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है वह बहुत कुछ परंपरागत तरीके से होती है। अधिकांश कृषि क्षेत्र अभी भी
वर्षा के लिए, सिंचाई के लिए या दूसरी सुविधाओं के लिए, चाहे वो खाद्य संबंधी सुविधा हो, बीज संबंधी सुविधा हो, उसके लिए वे दूसरों पर निर्भर होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब विश्व स्तरीय उत्पादक शामिल हो जाते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं हमारे किसान पीछे हो जाते हैं, क्योंकि असुविधाओं के कारण इनके उत्पादन का जो मूल्य है वह बढ़ जाता है। जबकि वैसे देशों में जहाँ उत्पादन संबंधी सुविधाएं हैं, प्रत्येक काम या करीब करीब सभी काम मशीनों के माध्यम से होते हैं, वहाँ उत्पादन का खर्च कम है और उनकी तुलना में हमारे कृषि के उत्पादन के खर्च ज़्यादा हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो भूमंडलीकरण के आने से यहाँ एक ओर हमें कई तरह की सुविधाएं मिली है और हम बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन यह बेनिफिट सिर्फ अमीरों के लिए ही है और इसका लाभ भी अमीर लोगों को ही भरपूर मिला है। गरीब इससे अभी भी वंचित है और आने वाले समय में भी वंचित रहेंगे। इसलिए सरकार और समाज की यह जिम्मेदारी है कि इस संबंध में आवश्यक कानून बनाए, उन कानूनों को लागू करे और भूमंडलीकरण के कारण गरीबों को जो नुकसान हुआ है या हो रहा है उससे अभी तत्काल प्रभाव से और आने वाले समय में भी बचाया जाए। यही सबों के हित में है, तभी हमारा समाज शांति और सुरक्षा के साथ रह सकेगा। धन्यवाद।